हेलो दोस्तों, यह है लेक्चर नंबर 4 और हम आज देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज यानी कि सी लैंग्वेज की हिस्ट्री। तो सी लैंग्वेज सीखने से पहले या फिर हम कोई भी चीज़ सीखने से पहले हम उसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, अगर हमें हिस्ट्री के बारे में पता होगा तो हमें और एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि ये चीज़ या फिर ये लैंग्वेज क्यों आई मार्केट में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम जल्दी जल्दी से हिस्ट्री को देख लेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर्स की हिस्ट्री के बारे में। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स वैक्यूम ट्यूब की मदद से बनते थे। अब भाई ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर दिखते कैसे थे, तो मैंने आपके लिए ये इमेज गूगल से डाउनलोड की है, तो आप इसे थोड़ा सा देखिए। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब की मदद से बनते थे। तो वैक्यूम ट्यूब एक साइज़ में बहुत बड़ा हुआ करता था। तो वैक्यूम ट्यूब का साइज़ बड़ा होने के कारण कंप्यूटर भी बड़े आकार के बनते थे। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो, ये है फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एक रूम जितना साइज़ है। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का साइज़ बहुत बड़ा हुआ करता था। फिर सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स आए और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर की मदद से बनते थे। अब ये जो ट्रांजिस्टर है वो वैक्यूम ट्यूब से छोटे होते थे, इसीलिए सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर है वो आकार में थोड़े छोटे हो गए फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के मुकाबले। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि फर्स्ट जनरेशन में एक रूम जितना साइज़ लगता था, पर सेकंड जनरेशन में एक टेबल पे वो कंप्यूटर आ गया। ठीक है, अब फिर उसके बाद में थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स आए। अब जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स आए, उन कंप्यूटर्स में आईसी का यूज़ होने लगा। और और आपको एक बात पता होगी, अगर नहीं भी होगी तो अभी पता चल जाएगी आपको, कि जो इंटेल जो कंपनी है, इस इंटेल कंपनी ने 1971 में अपना फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर को इन्वेंट किया था। तो जो ये फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कंपनी ने इन्वेंट किया था, ये माइक्रो प्रोसेसर थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स है, इन कंप्यूटर्स में यूज़ हुआ था। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स है वो कंप्यूटर्स आईसी की मदद से बनते थे। तो आईसी आकार में और छोटी होती है। ठीक है, आईसी आकार में छोटी होती है क्योंकि आईसी का जो सर्किट है ना वो हम छोटा बनाते हैं, इसीलिए इसको इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, कॉम्पैक्ट होता है। तो आईसी की मदद से बनने की वजह से, यानी कि या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी का यूज़ होने की वजह से थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो साइज़ में और छोटा हो गया। ठीक है, सेकंड जनरेशन के मुकाबले। उसके बाद में फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स आए, फिर फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स आए। तो इन सभी में मतलब थर्ड जनरेशन से ही आईसी का यूज़ होना शुरू हो गया था, आईसी और माइक्रो प्रोसेसर। तो फोर्थ जनरेशन में भी आईसी और माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ जनरेशन में भी आईसी और माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होने लगा। तो आज जो हम कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ करते हैं वो फिफ्थ जनरेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा मल्टिक्स के बारे में जान लेते हैं। मल्टिक्स का फुल फॉर्म है मल्टीप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सर्विस। मल्टिक्स क्या है? मल्टिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टिक्स की जो प्लानिंग और डेवलपमेंट शुरू हुई थी 1964 में, और 1964 में उसका डेवलपमेंट शुरू हुआ। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि मोटा मोटा आप ऐसा कह सकते हो कि 1964 में मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वेंट हुई, और उसके बाद सन 2000 में इसका लास्ट वर्जन एंड हुआ। यानी 1964 से लेकर थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ मैं, यानी कि 1964 से लेकर 2000 तक मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में चलती थी। ठीक है, तो ये मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये स्पेशली थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स के लिए बनाई गई थी।
जो अभी हमने देखा है ना, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स जिसमें आईसी का यूज़ होता है, उसी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसे उस मतलब थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्वेंट किया गया था। उसके बाद में अब हम थोड़ा एटी और टीज बेल लेबोरेटरी के बारे में जान लेते हैं। एटी और टीज बेल लेबोरेटरी का फुल फॉर्म है अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ बेल। पहले एटी एंड टीज बेल लेबोरेटरी का जो लोगो है वो कुछ इस प्रकार है, ठीक है। पहले मतलब ऐसा हुआ करता था, अभी चेंज हो गया है। तो अभी क्यों चेंज हुआ है वो भी हम देखते हैं। तो पहले एटी एंड टीज बेल लेबोरेटरी का लोगो कुछ ऐसा हुआ करता था। एटी एंड टीज बेल लेबोरेटरी को अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्होंने इन्वेंट किया, और इन्होंने ही टेलीफोन को भी इन्वेंट किया। यानी कि एटी एंड टीज बेल लेबोरेटरी के फाउंडर कौन है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, और इन्होंने ही टेलीफोन का आविष्कार किया था। इस लेबोरेटरी में बहुत सारे रिसर्च होते थे, तो उन रिसर्चों में से कुछ रिसर्च फेमस हुए और उनको नोबेल प्राइज़ मिला। तो टोटल इस लेबोरेटरी को कितने प्राइज़ मिले? 9 नोबेल प्राइज़ मिले, ठीक है, 9 नोबेल प्राइज़ मिले। इस लेबोरेटरी में सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, स्नोबॉल, AWK और AMPL ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी इसी लेबोरेटरी में बनी। तो हम जो अभी सी लैंग्वेज सीख रहे हैं, ये सी लैंग्वेज भी कहाँ पे बनी है? एटी एंड टीज बेल लेबोरेटरी में बनी है। फिर हुआ यूँ कि नोकिया कंपनी ने सन 2016 में नोकिया कंपनी ने इसे एक्वायर कर लिया, और फिर इस लेबोरेटरी का नाम चेंज कर दिया और रख दिया नोकिया बेल लेबोरेटरी, जो कि अभी कुछ ऐसे दिखती है। यह है नोकिया टीज बेल लेबोरेटरी, ठीक है, लोगो चेंज हो गया है। ये था कुछ बेसिक हिस्ट्री। हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें हिस्ट्री नहीं सीखनी है, हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है। परंतु हम हिस्ट्री इसलिए देखते हैं, इसलिए सीखते हैं ताकि हम कनेक्ट हो पाए, ठीक है, हम चीज़ों से कनेक्ट हो पाए। ठीक है, अब हम देखेंगे। मैं थोड़ा सा नोट्स ओपन कर लेता हूँ। ये नोट्स में आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वेबसाइट है हमारी ब्लॉगर, वहाँ पे मैंने अपलोड किया, तो वहाँ पे आप जाकर पढ़ सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि सी लैंग्वेज ही एक लौती लैंग्वेज थी, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक लौती लैंग्वेज थी, ऐसा नहीं है। सी लैंग्वेज के पहले भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मार्केट में आई, तो हम एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले 1957 में आई फोर्ट्रॉन लैंग्वेज। ये फोर्ट्रॉन लैंग्वेज का फुल फॉर्म था फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। ये लैंग्वेज क्या करती थी? ये लैंग्वेज की मदद से मैथमेटिकल और साइंटिफिक सॉफ्टवेयर बनाया जाते थे। मतलब जिनको मैथमेटिकल और साइंटिफिक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती थी या फिर उनको बनाना होता था, तो ये वो फोर्ट्रॉन लैंग्वेज का यूज़ करता था। उसके बाद 1959 में आई कोबॉल लैंग्वेज। 1959 में कोबॉल लैंग्वेज। अब कोबॉल का फुल फॉर्म था कॉमन बेसिक ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब जिनको बिजनेस एप्लीकेशन बनाने की ज़रूरत पड़ती थी, बिजनेस एप्लीकेशन मतलब जैसे कि हम इस ज़माने में, मतलब अभी करंट इरा में हम किसको यूज़ करते हैं? टैली को यूज़ करते हैं। तो टैली क्या हो गया? हमारा एक बिजनेस सॉफ्टवेयर हो गया। तो 1959 में भी कुछ टैली जैसा कुछ रहा होगा, थोड़ा इमेजिन करिए, ठीक है। तो कुछ रहा होगा बिजनेस सॉफ्टवेयर। तो बिजनेस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कोबॉल लैंग्वेज का यूज़ करते थे। तो अब हुआ ये कि जब 1966 में BCPL लैंग्वेज को बनाया गया, तो इसके पीछे एक मेन रीज़न था, ठीक है। कोई भी लैंग्वेज जब मार्केट में आती है तो कुछ ना कुछ रीज़न से आती है। जैसे कि अब देखो,
प्रोग्रामर को जब मैथमेटिकल और साइंटिफिक एप्लीकेशन बनाने की ज़रूरत पड़ती थी तब वो फोर्ट्रान लैंग्वेज का यूज़ करता था, और जब बिजनेस एप्लीकेशन बनाने की ज़रूरत पड़ती थी तब वो कोबॉल लैंग्वेज का यूज़ करता था। तो क्यों ना हम एक ऐसी लैंग्वेज बनाएं जो मैथमेटिकल और साइंटिफिक एप्लीकेशन भी बना सके और बिजनेस एप्लीकेशन भी बना सके। तो इन दोनों एप्लीकेशन एक ही लैंग्वेज में बन सके, इसलिए BCPL लैंग्वेज मार्केट में है। और BCPL का फुल फॉर्म था बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाम से ही पता चलता है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन से ये लैंग्वेज मार्केट में आई। ठीक है, मतलब अभी क्या हुआ, अभी प्रोग्रामर को दो अलग अलग लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है। बस प्रोग्रामर क्या एक BCPL लैंग्वेज सीखेगा और मैथमेटिकल, साइंटिफिक और बिजनेस एप्लीकेशन भी एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से वो बनाया करेगा। उसके बाद में 1966 में बी लैंग्वेज मार्केट में आई। अब बी लैंग्वेज क्यों मार्केट में आई? क्योंकि BCPL जो लैंग्वेज है ना, उस लैंग्वेज में कुछ इश्यूज थे, और वो इश्यूज को करेक्ट करने के लिए बी लैंग्वेज मार्केट में आई। तो ये जो BCPL का जो बी है, ठीक है, ये जो BCPL का जो बी है, ये बी ही ये वाला बी है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जब बी लैंग्वेज को मार्केट में मतलब इन्वेंट किया गया, ठीक है, जब एक लैंग्वेज को इन्वेंट किया गया तो मतलब जिसने भी इन्वेंट किया होगा उन्होंने सोचा कि ये तो BCPL का एक अपग्रेडेड वर्जन है, तो क्यों ना हम सिर्फ कुछ और नाम न देकर इसे बी नाम ही दे देते हैं। ठीक है, ऐसा उन्होंने सोचा होगा। तो BCPL का ही अपग्रेड वर्जन था बी लैंग्वेज। फिर 1972 में सी लैंग्वेज इन्वेंट हुई। अब सी लैंग्वेज इन्वेंट इसीलिए हुई क्योंकि बी लैंग्वेज में भी कुछ ना कुछ इश्यूज रहे होंगे। ठीक है, तो इसी बी लैंग्वेज के इश्यूज को करेक्ट करते हुए सी लैंग्वेज को मार्केट में लाया गया। अब सी लैंग्वेज बी लैंग्वेज का एक अपग्रेडेड वर्जन है। तो बी के बाद ये जो सी आता है ना, तो ये सी ही यहाँ पे नाम रखा गया। ठीक है, जैसे बी के केस में हुआ था वैसे सी के केस में हुआ। ये तो एक मोटा मोटा मैंने इंट्रोडक्शन दिया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिस्ट्री के बारे में, पर हम अभी थोड़ा सा और डीपली देखते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ था। ठीक है, तो हमने फोर्ट्रान लैंग्वेज के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। तो फोर्ट्रान लैंग्वेज अब किसने बनाई है? अभी हमने क्या देखा कि लैंग्वेज कब मार्केट में आई, लैंग्वेज का फुल फॉर्म क्या है, लैंग्वेज का नाम क्यों रखा गया, और लैंग्वेज का काम क्या था, ये देखा। अब हम ये देखेंगे कि इन लैंग्वेज को किसने बनाया। ठीक है, तो देखो, फोर्ट्रॉन लैंग्वेज को IBM कंपनी ने बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था? IBM कंपनी ने बनाया था। उसके बाद में जब कोबॉल लैंग्वेज मार्केट में आई तो कोबॉल लैंग्वेज को किसने बनाया था? ग्रेस हॉपर ने इन्वेंट किया था। उसके बाद में देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, जैसे कि हम आज के ज़माने में टैली यूज़ करते हैं, ठीक उसी मतलब 1959 में भी कुछ टैली जैसा कुछ सॉफ्टवेयर बनाया होता होगा, बनाया करते होंगे। तो कोबॉल लैंग्वेज का यूज़ करके बिजनेस एप्लीकेशन बनाते थे। उसके बाद में BCPL देखो, BCPL 1966 में इन्वेंट हुई। तो BCPL को किसने इन्वेंट किया? मार्टिन रिचर्ड्स ने इन्वेंट किया। अब मार्टिन रिचर्ड्स ने इन्वेंट किया और BCPL में किसका इम्प्लीमेंटेशन था? मतलब फोर्ट्रॉन लैंग्वेज और कोबॉल लैंग्वेज को मिक्स करके BCPL लैंग्वेज को बनाया गया। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि कि
हमें एक ऐसी लैंग्वेज बनानी थी जो साइंटिफिक एप्लीकेशन भी बना सके, मैथमेटिक और बिजनेस एप्लीकेशन भी बना सके, इसीलिए BCPL लैंग्वेज को इन्वेंट किया गया। और BCPL लैंग्वेज को किसने इन्वेंट किया? मार्टिन रिचर्ड्स ने इन्वेंट किया, ये भूलिएगा नहीं। उसके बाद में हम देखते हैं बी लैंग्वेज के बारे में। देखो 1966 में बी लैंग्वेज को इन्वेंट किया गया। कहाँ पर? AT&T टीज बेल लेबोरेटरी में इन्वेंट किया गया। अब जो केन थॉमसन और डेनिस रिची, ये दो मुख्य ये दो मुख्य किरदार है, ठीक है। अब इन दोनों का नाम आप याद रखिए। अब देखो, अब हुआ ये कि केन थॉमसन ने BCPL लैंग्वेज को इन्वेंट किया। नहीं, एक मिनट, कुछ तो भी गलती हुई है। तो हम अभी देखते हैं बी लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। अब बी लैंग्वेज और सी लैंग्वेज की हिस्ट्री ना थोड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिए। तो देखो, मैंने आपको AT&T बेल लेबोरेटरी के बारे में बताया था और मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के भी बारे में बताया था। तो अब स्टोरी ये है कि 1969 में AT&T बेल लेबोरेटरी में मल्टिक्स प्रोजेक्ट में, मतलब मल्टिक्स प्रोजेक्ट AT&T बेल लेबोरेटरी में ही मतलब शुरू हुआ था। तो वहीं पे मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी डेवलप हो रही थी। तो 1969 में जब मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब डेवलप हो रही थी, तो केन थॉमसन और डेनिस रिची ने 1969 में मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से रिज़ाइन कर दिया, ठीक है। अब रिज़ाइन करने के बाद, क्योंकि रिज़ाइन करने किया मतलब केन थॉमसन और डेनिस रिची, ये दो दो व्यक्ति इस मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब मल्टिक्स प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। तो 1969 में उनको कुछ ऐसा लगा कि नहीं यार, हमें रिज़ाइन करना चाहिए, तो इन दोनों ने रिज़ाइन कर दिया। अब रिज़ाइन करने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि हम खुद के एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे। तो केन थॉमसन ने BCPL लैंग्वेज को चुना, क्योंकि उस टाइम पे BCPL ही एक ऐसी लैंग्वेज थी जो मतलब क्या, मैथमेटिकल, साइंटिफिक और बिजनेस एप्लीकेशन बनाने की वो कैपेबिलिटी रखती थी। यानी कि वो सारे एप्लीकेशंस, हर एक टाइप के एप्लीकेशंस बनाने की कैपेबिलिटी BCPL लैंग्वेज में थी। तो केन थॉमसन को ऐसा लगा कि हम जब एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हैं तो BCPL लैंग्वेज में ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे ये बहुत पावरफुल थी, ऐसा आप मान सकते हो, ऐसा आप बोल सकते हो। लेकिन हुआ ये कि ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते वक्त, अब BCPL लैंग्वेज को तो चुन लिया गया, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाते वक्त BCPL लैंग्वेज में कुछ कमी नज़र आई। तो उसके कुछ कमी नज़र आई तो केन थॉमसन ने क्या किया, बी लैंग्वेज को इन्वेंट कर दिया। तो देखो, बी लैंग्वेज को किसने इन्वेंट किया? केन थॉमसन ने ही इन्वेंट किया। पहले केन थॉमसन ने ही BCPL लैंग्वेज को चुना था ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए, परंतु BCPL लैंग्वेज में कुछ कमी होने के कारण इन्होंने ही, केन थॉमसन ने ही बी लैंग्वेज को इन्वेंट कर दिया। अब बी लैंग्वेज 1969 में इन्वेंट हुई। तो केन थॉमसन ने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था। तो केन थॉमसन कौन है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के फाउंडर है। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बी लैंग्वेज में बनी, ठीक है। तो अब जो बी जो शब्द है ना, वो BCPL से ही आया है, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो बी लैंग्वेज को आप क्या कह सकते हो? BCPL का एक अपग्रेड वर्जन भी कह सकते हो। ये थी बी लैंग्वेज की स्टोरी। अब हम देखते हैं सी लैंग्वेज की स्टोरी, या फिर हिस्ट्री भी कह सकते हो। मैं स्टोरी कह रहा हूँ। तो देखो, अब बी लैंग्वेज कैसी थी? लो लेवल लैंग्वेज थी। अब लो लेवल क्या होती है, हाई लेवल क्या होती है, ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ, ठीक है। हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे लो लेवल और हाई लेवल क्या होती है। फिलहाल आप इतना समझे, बी लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज थी। या फिर आप इस सेंटेंस के ऊपर ध्यान नहीं भी देंगे
तो भी चलेगा। तो लो लेवल लैंग्वेज होने के कारण क्लोज टू हार्डवेयर थी, ठीक है। बी लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज थी और लो लेवल लैंग्वेज होने के कारण एक क्लोज टू हार्डवेयर थी। तो बी लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज थी। ये मैं आपको सब बाद में बताऊंगा, फिलहाल आप बस थोड़ा सा मोटा मोटा समझिए कि बी लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज थी और लो लेवल लैंग्वेज हमेशा क्लोज टू हार्डवेयर होती है। और लो लेवल लैंग्वेज होने के कारण बी लैंग्वेज कैसी थी, मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज थी। मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज का मतलब मैं आपको एक समझा देता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, ये है, ठीक है। अब ये जो आपका सॉफ्टवेयर है, ये जो आपका सॉफ्टवेयर है, ये आपको कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज मतलब अगर आपने ये सॉफ्टवेयर बनाया या फिर आप ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, तो ये सॉफ्टवेयर आप बस इसी कंप्यूटर में ही इंस्टॉल कर सकते हो। अगर कोई दूसरा कंप्यूटर आए तो आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, ठीक है। मतलब सेम हार्डवेयर हो तो ठीक है, लेकिन अगर समझो इस हार्डवेयर का वर्जन है 1.0 और इस हार्डवेयर का वर्जन है 1.1, तो आप ये सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो पहले के जो सॉफ्टवेयर बनते थे ना, वो हार्डवेयर डिपेंडेंट थे। मतलब ठीक है, समझ में आ गया ना। मतलब एक बार सॉफ्टवेयर जिसके लिए बन गया तो समझो बन गया, आप उसे दूसरे कंप्यूटर पर यूज़ नहीं कर सकते थे। तो लो लेवल लैंग्वेज क्लोज टू हार्डवेयर होती थी और लो लेवल लैंग्वेज जो है ना, वो मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होती थी। तो अगर जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर लो लेवल लैंग्वेज है तो वो मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि लो लेवल लैंग्वेज मतलब हम प्रोग्रामिंग लो लेवल लैंग्वेज में क्यों नहीं करते हैं, तो आप आंसर दीजिएगा कि हम प्रोग्रामिंग लो लेवल लैंग्वेज में इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। मतलब एक बार सॉफ्टवेयर जो है जिस कंप्यूटर के लिए बन गया, उसी कंप्यूटर पे वो रन करेगा, दूसरे कंप्यूटर पे वो रन नहीं करेगा। अगर यहाँ पे विंडोज़, ठीक है, अब ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल है, आप समझ चुके हो कि मशीन डिपेंडेंट क्या होती है। उसके बाद में डेनिस रिची को ये बात पता चली कि मतलब कुछ इश्यूज नज़र आए बी लैंग्वेज में। तो डेनिस रिची ने ये देखा कि अरे बी लैंग्वेज तो मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है। तो डेनिस रिची ने क्या किया, सी लैंग्वेज को इन्वेंट किया। तो सी लैंग्वेज के ये कौन है, इन्वेंटर डेनिस रिची है। अब सी लैंग्वेज 1972 में इन्वेंट हुई। अब सी लैंग्वेज कैसी है ना, ये मिडल लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। मिडल लेवल लैंग्वेज, मिडल लेवल लैंग्वेज मतलब एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, एक एक बार देखिए, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज, एक होती है मिडल मिडल लेवल लैंग्वेज और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब देखो, लो लेवल लैंग्वेज मतलब क्लोज टू हार्डवेयर। मतलब जब आप प्रोग्रामिंग करते हो ना, तो आप बिल्कुल हार्डवेयर के क्लोज जाकर प्रोग्रामिंग करते हो। मतलब आप प्रोग्रामिंग करने का स्टाइल कुछ ऐसा होता है जैसे कि ऐड, ठीक है, ब्रैकेट 5,6 मूव, ठीक है, AX DX ऐसा। तो देखो, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स देखो, आपको ये देखकर समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ये बहुत ही हार्डवेयर डिपेंडेंट लैंग्वेज है। मिडिल लेवल लैंग्वेज कैसी होती है, मिडिल लेवल लैंग्वेज यानी, पहले हम हाई लेवल लैंग्वेज देखते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब जैसे कि इफ़ यानी क्लोज टू इंग्लिश, इफ़ ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो इसका मतलब आप पढ़ के समझ जा रहे हो कि अच्छा अच्छा, अगर ए बी से बड़ा है, इफ़ ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। मतलब ये क्या, क्लोज टू इंग्लिश है, ये इंग्लिश के बहुत ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश के सबसे ज़्यादा क्लोज होने की वजह से हम प्रोग्रामिंग आसानी से कर सकते हैं और हमें ज़्यादा कोड भी नहीं लिखना पड़ेगा।
ठीक है। अगर मैं लो लेवल लैंग्वेज में ऐड 5, 6 ऐसा लिखूँ और हाई लेवल लैंग्वेज में A+B लिखूँ, तो आपको कौन सा ज़्यादा मतलब सही लग रहा है? आपको A+B अच्छा लगेगा ऐड के मुकाबले। ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज कैसी होती है? इंग्लिश से बहुत ज़्यादा क्लोज होती है। हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, तो ऐसा लगता है कि हम इंग्लिश में ही हम मतलब लॉजिक्स लगा रहे हैं, कोड लिख रहे हैं। मिडिल लेवल लैंग्वेज कैसी होती है? मिडिल लेवल लैंग्वेज बीच में मतलब कुछ बीच में सस्टेन करती है। जैसे कि वो देखो कैसा, लो लेवल लैंग्वेज बहुत फास्ट होती है। लो लेवल लैंग्वेज का प्लस पॉइंट क्या है? ये बहुत फास्ट है। और हाई लेवल लैंग्वेज थोड़ी सी स्लो होती है कंपैरेटिवली लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है। ये भी होती है फास्ट, मतलब थोड़ी स्लो होती है। तो मिडिल लेवल लैंग्वेज कैसी होती है? मिडिल लेवल लैंग्वेज फास्ट भी होती है क्योंकि वो हार्डवेयर से भी क्लोज है, और हम इंग्लिश क्लोज टू इंग्लिश भी होती है क्योंकि हम प्रोग्रामिंग भी बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। तो सी लैंग्वेज कैसी है? सी मिडिल लेवल लैंग्वेज है, वो फास्ट भी है। जैसी लो लेवल लैंग्वेज फास्ट है ना, उसी तरह सी मिडिल लेवल लैंग्वेज भी फास्ट है, यानी कि सी लैंग्वेज भी फास्ट है और इंग्लिश के क्लोज भी है। यानी कि हम जब प्रोग्राम करेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे, तो ऐसा लगेगा कि हम इंग्लिश में कोड कर रहे हैं, ऐसा है। तो अब ये जो लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और मिडिल लेवल लैंग्वेज का जो डिफरेंस था, वो मैं अगले लेक्चर में समझाने वाला था, पर अब इसी लेक्चर में ये टॉपिक भी क्लियर हो गया। ठीक है। तो डेनिस रिची को ये पता चला कि बी जो लैंग्वेज है वो मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है, तो सी लैंग्वेज को इन्होंने इन्वेंट किया। और हाँ, और एक बात, मिडल लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज ये मशीन डिपेंडेंट नहीं रहती, मशीन इंडिपेंडेंट रहती है। ठीक है। यानी कि आप एक सॉफ्टवेयर बनाओगे तो उसे मल्टीपल कंप्यूटर पर आप चला सकते हो। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक ही रहेगा, जैसे कि आपने विंडोज़ के लिए बनाया है तो विंडोज़ के लिए ही चलेगा, परंतु आप एक सॉफ्टवेयर अलग अलग कंप्यूटर पर चला सकते हो। जैसे कि अगर इस कंप्यूटर में i3 प्रोसेसर है, इस कंप्यूटर में i5 है और इस कंप्यूटर में i7 है, इस कंप्यूटर में 32 बिट आर्किटेक्चर है, इसमें 64 है, इसमें 32 है। ठीक है। और क्या कह सकता हूँ मैं, इसमें विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें विंडोज़ 10 है। ठीक है। इसमें विंडोज़ 11 है, तो सारे इसमें चल जाएगा। परंतु लो लेवल लैंग्वेज का ड्रॉबैक क्या था? अगर विंडोज़ 7 के लिए सॉफ्टवेयर बना तो ये सिर्फ विंडोज़ 7 के लिए ही चलेगा। ये ड्रॉबैक था लो लेवल लैंग्वेज का, पर मीडियम और हाई लेवल लैंग्वेज में ऐसा कुछ नहीं था। तो ये बात डेनिस रिची को पता चली और डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को इन्वेंट किया। सी लैंग्वेज एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। हम मिडल, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है डेफिनेशन, हम इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज इसलिए कहते हैं क्योंकि सी लैंग्वेज हाई लेवल और लो लेवल दोनों को सपोर्ट करता है। ठीक है। यानी कि वो लो लेवल जितनी फास्ट है और क्लोज टू इंग्लिश है। फिर क्या हुआ, डेनिस रिची और केन थॉमसन ने मिलकर फिर से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया, परंतु किस लैंग्वेज में? सी लैंग्वेज में, क्योंकि सी लैंग्वेज एक अपग्रेडेड वर्जन था बी लैंग्वेज का। और इसीलिए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का को फाउंडर हम डेनिस रिची को मानते हैं। तो फाउंडर कौन है? केन थॉमसन, और को फाउंडर कौन है? डेनिस रिची। तो BCPL का जो दूसरा अक्षर C है, इस यही C को एज अ रेफरेंस या फिर एज अ अपग्रेडेड वर्जन करके हमने लैंग्वेज का नाम क्या दिया? सी लैंग्वेज दिया। ठीक है। तो ये थी सी लैंग्वेज की कहानी। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं सी लैंग्वेज की ये भी क्लासेस भी लेता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस। अगर आपको 15 डेज़ का हम डेमो क्लास भी हम प्रोवाइड करते हैं, तो अगर आपको ज्वाइन होना है तो आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कीजिए। ठीक है। हम जो पेमेंट है वो पेमेंट हम 700
रुपीज़ पर मंथ हमने रखा है, ठीक है, 700 रुपीज़ पर मंथ। अगर आपको ये फ़ीस ज़्यादा लग रही है तो हम आपके लिए 500 रुपीज़ पर मंथ भी हम फीस रखेंगे। तो अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस हमारे ज्वाइन करने हैं, लाइव क्लासेस ज्वाइन करने हैं, तो प्लीज़ आप हमारे एक बार वेबसाइट पे विज़िट कीजिए। वहाँ पे बैचेस नाम का सेक्शन होगा, उस बैचेस नाम के सेक्शन पर जाइए, ठीक है। ये मेरा नंबर है, ये आप नोट कीजिए और इस पे आप मुझे कॉल कीजिए, इस पे आप मुझे कॉल कीजिए। मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा। आपको 15 दिन का फ्री डेमो क्लास प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपको पता चले कि हम किस तरह पढ़ाते हैं, कितना स्लोली और अच्छे से पढ़ाते हैं, ताकि आपको एक बार आप अगर मुझसे पढ़ लिए तो फिर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो क्लास का जो ड्यूरेशन है वो रहेगा 3 मंथ्स, ठीक है, 3 मंथ्स का ड्यूरेशन रहेगा। और 3 मंथ्स का ड्यूरेशन प्लस 1 मंथ का सपोर्ट। अब 1 मंथ का सपोर्ट मतलब क्यों? क्योंकि देखो, जब एक स्टूडेंट सी लैंग्वेज सीखने के बाद भी अगर उसको कुछ डाउट रहते हैं तो हम 1 मंथ का फ्री सपोर्ट देते हैं ताकि हम उसके डाउट क्लियर कर सके। और हम डाउट कैसे क्लियर करते हैं? 1 to 1। 1 to 1 मतलब हम उसको एक टाइम देंगे या फिर स्टूडेंट के हिसाब से वो हमें टाइम देगा, उस टाइम पे हम उसको वो लाइव क्लास ज्वाइन करेगा और सिर्फ उसी को हम डाउट उसी उसी को लेकर हम डाउट को सॉल्व करेंगे। अगर स्टूडेंट चाहता है कि नहीं है मुझे 1 to 1 नहीं करना है तो हम ग्रुप में भी डाउट हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारी खासियत है। आपको लाइव ले हमारे क्लासेस की जो कुछ हमारे प्लस पॉइंट्स है, ठीक है, और कोई इतनी फैसिलिटीज़ इतने कम प्राइस में 500 रुपीज़ पर मंथ इतने कम प्राइस में नहीं प्रोवाइड करता है। 500 रुपीज़ पर मंथ मतलब 1500 रुपये में आपको सी लैंग्वेज सिखाई जाएगी। अब हमने इतना फ़ीस रखा है, आप सोचेंगे क्या मतलब इतना फ़ीस क्यों कम रखी है? ताकि मेरा यह मानना है कि जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी ये कोर्स अफोर्डेबल रहे, ठीक है। और हमने मंथली इसीलिए रखा है क्योंकि कोई कोई स्टूडेंट होते हैं जो एक साथ नहीं पे कर सकते हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि अरे यार मैं पहले 1 मंथ करके देखता हूँ, ठीक है, मैं पहले 1 मंथ करके देखता हूँ, अगर अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं क्लास को क्विट कर देता हूँ। तो उसके हिसाब से ही मैंने ईएमआई का ऑप्शन रखा है ताकि आपके पैसों का लॉस भी ना हो। क्योंकि कैसा है ना, कोई कोई स्टूडेंट को ऐसा होता है कि नहीं यार मुझे इस सर का समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हर एक को समझने की अंडरस्टैंडिंग करने की कैपेबिलिटी अलग होती है। कोई कोई स्टूडेंट नहीं सस्टेन कर पाते हैं। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, हम आप मुझे एक बार पूछिए या आप मुझे 10 बार पूछिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो यही था मेरा हमारा आज का टॉपिक।